हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज के एक नए अंक के साथ। आज जिस किताब की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किताब है ये किताब दरअसल रिपोर्ट है भारत के एक प्रमुख ज़िले की, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बिजली बनती है, ऊर्जा उत्सर्जन होता है। और ये ज़िला है सिंगरौली। सिंगरौली फाइल्स के नाम से किताब है। इसके नीचे लिखा है कोयले से सुलगती ज़िंदगी। इस किताब के लेखक हैं अविनाश कुमार चंचल। तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर किताब के बारे में जानेंगे। अविनाश कुमार चंचल दरअसल एक रिपोर्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं। इनका पर्यावरणीय न्याय और सामाजिक न्याय के जो दूसरे मुद्दे हैं उनसे जुड़े हुए अच्छा काम है। इससे जुड़े हुए मुद्दों पर ये लिखते रहे हैं। देश और विदेश में कई जगह की इन्होंने यात्राएं की हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स की है और उसी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ये किताब लिखी गई है। तो ये किताब आइए जानते हैं कि क्या बताती है। सबसे पहली बात कि ये किताब किस जगह के बारे में है और ये किताब क्यों खास है। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये जहाँ की बात करती है वो उसे कहा जाता है कि भारत का एक तरीके से ऊर्जा का केंद्र है। वो वहीं से भारत की सबसे अधिक ऊर्जा पैदा होती है, सिंगरौली। और सिंगरौली के बारे में बहुत छोटी सी जगह है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, सोनभद्र के बगल में है ये। और इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत जगह थी। इसके बगल में सोनभद्र है, वहाँ पे एक बार पंडित नेहरू गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये मुझे देखने में स्विट्ज़रलैंड जैसा लगता है और मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसे स्विट्ज़रलैंड जैसा बनाऊंगा। अब ये भी एक बात है कि एक जगह को हम दूसरी जगह जैसा बनाना चाहते हैं और वो प्राकृतिक रूप से संभव भी नहीं हो पाता है कई बार। लेकिन स्विट्ज़रलैंड जैसा बनाना तो छोड़िए, ये जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो गई आने वाले वर्षों में। उसका कारण था कोयले का खनन। अब इस किताब की थोड़ी सी एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। किताब में ये है कि भारत में जो कुल ऊर्जा उत्पादन है बिजली के मामले में, कुल बिजली उत्पादन का 70% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोयले से बनता है। कोयले से कैसे बनता है? कोयले का बारीक भूरा बनाया जाता है और उससे क्या किया जाता है कि वो पानी उबालने के काम आता है और थर्मल पावर प्लांट में वो यूज होता है। तो भारत के कुल जो बिजली उत्पादन है उसका 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोयले से बनता है। अब उस बिजली का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कुल बिजली कितना उत्पादित होती है, वो बड़े शहरों में कितनी ज़्यादा मिलती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बिजली जो उत्पादन होता है वो उन जगहों पे ज़्यादातर सप्लाई की जाती है जो बड़े शहर हैं, वो आर्थिक केंद्र हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है या कोलकाता है या और भी बड़े शहर हैं। वो उन जगहों पर नहीं मिलती है जहाँ से कोयला आता है। उसमें चाहे फिर ये सिंगरौली हो, सोनभद्र हो या हजारीबाग हो या उड़ीसा के जो शहर हैं वो हों। तो ये जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्विटेबल है, असमतापूर्ण है, असमानतापूर्ण है। और वो असमानतापूर्ण इस तरीके से है क्योंकि छोटे जो शहर हैं उसमें भी बिजली का जो बिल है, उसकी जो रेट है वो तो उतनी ही है जैसे 7 रुपये यूनिट या 9 रुपये यूनिट जितनी बड़े शहरों में है। लेकिन वहाँ पे बिजली की कटौती होती है। तो किसे कितनी बिजली दी जाएगी यह इस बात से तय होता है कि कौन कितना ताकतवर है। एक तरफ हमारे छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों में हाउस होल्ड की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी बिजली मौजूद नहीं होती है। वहीं बड़े शहरों में जो लग्जरी के काम हैं उनके लिए भी बिजली मुहैया करा दी जाती है। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनके लिए भी बिजली मुहैया कराई जा रही है। और इलेक्ट्रिक बसेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई बुरे नहीं हैं, वो ठीक हैं अपनी जगह, इको फ्रेंडली भी हो सकते हैं शहरों के लिए। लेकिन वो कहाँ तक उचित है कि आप गांव को और छोटे कस्बों और छोटे शहरों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, हाउस होल्ड बिजली नहीं दे पा रहे हैं और वहीं से बिजली के सारे संसाधन आते हैं। और दूसरी तरफ आप शहरों में लग्जरी एमिशंस के लिए बिजली दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से है कि सर्वाइवल एमिशंस ऑफ द पुअर वर्सेस लग्जरी एमिशंस ऑफ द रिच। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के मूल काम को करने के लिए बिजली नहीं मिल पाती है। अब ये किताब बताती है उस बदहाली के बारे में जिसके बारे में कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं आमतौर पे बड़े शहरों में। ये बताती है कि सिंगरौली में जो खनन हुआ उस खनन का कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा, न सिर्फ वहाँ के भूगोल पर, न सिर्फ वहाँ के जीव जंतुओं पर, न सिर्फ वहाँ के टोपोग्राफी, वहाँ के कल्चर पर, बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोगों पर। कई ऐसे इसमें लोग मिलेंगे आपको इस किताब में जो कि 3-3, 4-4 बार अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं आज़ादी के बाद
और इस किताब में तो नहीं, लेकिन दूसरी किताब जो एक पी साईनाथ की उसमें बताते हैं वो कि लगभग 3-3.5 करोड़ ऐसे लोग हैं, आदिवासी हैं, जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया है विभिन्न खनन एक्टिविटीज़ के कारण आज़ादी के बाद से, और वो भी आज के 30 साल पहले का आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो उनके पास अपनी ज़मीन, आदिवासियों के अपने नाम की ज़मीन नहीं होती है, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से उन जगहों पर रहते हों, और वो कलेक्टिव रिसोर्स होता है, उनका शेयर्ड रिसोर्स होता है, एक तरीके से साझी संपत्ति होती है, और साझी संपत्ति का कोई कागज़ नहीं होता है। फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है तो उन्हें एक नए सामाजिक मूल्य, नए आर्थिक समाज में रहना पड़ता है, और उसके लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तैयार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनकी जो शिक्षा होती है, जो उनकी परंपरा होती है, वो इस हिसाब से होती है कि वो जंगलों में रहें, और वो जंगलों में रहने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि पता चलता है कि जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पे खनन किया जाएगा और आपको कहीं और भेजा जाएगा। तो वो कलेक्टिवनेस उनकी ख़त्म हो जाती है। शहरों में आकर उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है कि वो दिहाड़ी के मजदूर बन जाए। तो अधिकतर ईंट भट्ठों पर या शहरों में भी जो काम करने वाले दिहाड़ी के मजदूर हैं, उसमें से बहुत सारे आपको आदिवासी मिलेंगे। तो इस पूरी कहानी में यही है कि वहाँ पे, और दूसरी चीज़ इकोलॉजिकल लॉस जो है कि कोयले को हम एक इकोनॉमिकली देख रहे हैं कि वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे बिजली बनती है और शहरों को बिजली चाहिए। और शहरों में जो इको फ्रेंडली का आजकल नारा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसमें लोग कहते हैं कि 100% ये जो है स्मोक फ्री है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100% स्मोक फ्री नहीं है। दरअसल उनका स्मोक कहीं और निकलता है, वो उस जगह पे निकलता है जहाँ से कोयला आता है। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन का सबसे खतरनाक रूप है कि सिंगरौली में कोयला खनन हो रहा है, वहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है, उससे जो बिजली बनती है उसका इस्तेमाल मुंबई या दिल्ली में हो रहा है, और वहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने वाले बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये स्मोक फ्री है, 100% कार्बन एमिशन फ्री है, जबकि ऐसा नहीं है। उस कार्बन एमिशन का असर हो सकता है कि उस शहर में न पड़ रहा हो, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन उनकी जो बनने वाली बिजली है वो दरअसल इन्हीं जगहों पे बनती है, इन्हीं जगहों के कोयले से बनती है। दूसरी एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पे मरकरी भी पाई गई थी उस समय, और बहुत खतरनाक, आप जानते हैं कि मरकरी रसायन होता है। बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ, बहुत सारे लोगों के फेफड़े में दिक्कत हुई। तो ये जो आज के समय में पूरे नॉर्थ इंडिया में और बड़े शहरों में, खासकर दिल्ली वगैरह में हम सुनते हैं कि वायु प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ऐसे पूरी चर्चा में सिंगरौली जैसी जगहें गायब आपको मिलेंगी, और उसका कारण ये है कि आज जो दिल्ली में जितना वायु प्रदूषण है, उससे कई गुना ज़्यादा वायु प्रदूषण सिंगरौली में दशकों से रहा है, और वो वायु प्रदूषण का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है माइनिंग। तो ये किताब उसी रिपोर्ट्स के बारे में है, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड बुक है। बहुत सारे वहाँ की रिपोर्ट इसमें शामिल की गई हैं, और वहाँ के जंगल किस तरीके से काटे गए, वहाँ के लोगों को किस तरीके से जंगलों से बाहर निकाला गया, न सिर्फ एक बार निकाला गया बल्कि कई बार निकाला गया। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि विकास के लिए होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि उनकी बात एक नज़रिए से ठीक हो, लेकिन इन लोगों को, विस्थापितों को उचित घर भी नहीं मिला, उचित संपत्ति नहीं मिली, उचित शिक्षा तक नहीं मिला। तो ये एक तरीके से अन्याय पे पूरी बेस्ड व्यवस्था बन गई वहाँ की। तो ये थी किताब सिंगरौली फाइल्स। बहुत पतली किताब है और बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ऐसी किताबें आमतौर पर पर्यावरण में देखने को नहीं मिलती हैं। हमें ग्लोबली चीज़ों को देखने को मिल जाएगा, आपको बड़े शहरों के बारे में रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी रिपोर्ट जहाँ पे कि वास्तव में वहाँ से चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, उसकी रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये सिंगरौली फाइल्स किताब, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आपने ये किताब पढ़ी है, आपको कोई इसके बारे में नई बात पता हो जो हम नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा पर्यावरण की कोई दूसरी किताब हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम उसे पढ़ें और उसकी चर्चा करें, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।